उधर से नजरें हटाए नहीं हट रही थी किसी की। सब के सब अभी सत्य की गिरफ्त में थे कि तभी रोशनी के दायरे ने भी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रत्येक के जहन में ये प्रश्न हथौड़ी की तरह चोट करने लगा था कि अब क्या होने वाला है। जो होने वाला था वो कुछ इस रूप में सामने आया। पहले लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आनी शुरू हुई। तदुपरांत जो घटित हुआ, शुक्र था कि उस घटित को भोगने वाले ही थे वहां। देखने वाला होता तो निश्चय ही हार्ट अटैक का शिकार हो दूसरी दुनिया के लोगों को उस घटना की जानकारी देने पहुंच गया होता। बेचारे गांव वालों के हलकों से चीखें तो निकलना चाहती थीं, किंतु पता नहीं कंठों का कौन सा सिस्टम फेल हुआ पड़ा था कि वे चीखें कंठ से बाहर नहीं आ पा रही थी। हालांकि वे अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे थे। अंतरिक्ष में ग्रहों जैसे हवा में उस रोशनी के दायरे में चकराते फिर रहे थे ग्रामीण। आंखें हवन्नकों की तरह खुली हुई, होंठ सिले सिले, चेहरे पर भय की परछाइयां। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। अगले 2 मिनट तक सब कुछ वैसे ही रहा। तत्पश्चात रोशनी का दायरा गायब हुआ और ग्रामीण पके आम की तरह ऊपर से नीचे टपकने लगे। वातावरण में चीखों का माहौल गर्म होने लगा। तभी उन्हीं में से किसी का भयाक्रांत स्वर वातावरण में गूंजता सुनाई पड़ा। भागो! लोग गिरते पड़ते गांव की तरफ भागने लगे। उनमें से एक बुढ़िया ने पुकार लगाई, रुक जाओ बच्चों, मुझे भी साथ ले चलो, भूत मार डालेंगे मुझे। लेकिन उसकी सुनने की फुर्सत किसे थी। कोई अपने होश हवास में होता तो शायद उसकी सुनता भी। सबको अपनी फिक्र थी। भय ने सभी के दिमागों के कुत्ते फेल किए हुए थे। भागम भाग मची हुई थी। अगला दृश्य। उस पूरी रात उस गांव में कोई नहीं सोया था। पहले जो सोया पड़ा था शोर शराबा सुनकर जाग चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब घटना गांव वालों के सामने बयान की तो मिलीजुली प्रतिक्रिया उस गांव के लोगों में हुई। प्रत्येक घर एक नहीं अनेक मत थे। घर का एक मेंबर कहता कि हो सकता है वैसा घटा हो जैसा भुक्तभोगी बताते हैं, तो दूसरा अपने ही घर के सदस्य की खिल्ली उड़ाने लगता। मैं तो कहता हूं उसका लहजा उपहास भरा होता। जो कहता है कि ऐसा हुआ वो मूर्ख, और जो उनकी बातों में हामी भरे वो महामूर्ख। भूत प्रेत सब वहम की बात है। ना मैं मानता हूं ना ही विज्ञान मानता है। लेकिन वहां एक नहीं 50 लोग थे। घर का तीसरा सदस्य हस्तक्षेप कर उठता। इतने लोगों का झूठ बोलना समझ नहीं आता। बड़ी बात तो यह है कि ऐसा बताने वालों में परसों मारे गए 4 लोगों के घर वाले भी हैं। मरने वालों की चिता की राख भी तो ठंडी नहीं हुई होगी अभी। उनका मजाक करना भी समझ में नहीं आता। लेकिन ये भूत प्रेत, कुछ तो उन्होंने ऐसा देखा ही होगा जिसके जिक्र में भी दहशत देखी है मैंने उनके चेहरों पर। रहने दो जी, घर की औरत बोल उठती है। अब भूत प्रेत का तो जिक्र ही ना करो। जिन्होंने देखा है उनकी क्या, मेरा तो सुनकर ही दम खुश्क हुआ जा रहा है। रात भर उस गांव के प्रत्येक घर में जागरण का माहौल रहा। चर्चा का विषय रोंगटे खड़े कर देने वाली वो घटना जिससे 50 लोग दो चार हो चुके थे। उन 50 में 20 को तो घर पहुंचते ही बुखार चढ़ गया था। और सुबह खबर जंगल की आग की तरह फैली। एक गांव से दूसरे गांव में होते हुए जिला बेतिया तक पहुंच गई। मीडिया ने मेघवल मठिया की तरफ दौड़ लगा दी। निश्चय ही वो एक सेंसेशनल न्यूज थी। गांव में कारें जमा होने लगी। मीडिया के अलावा बड़े बड़े नेताओं का जमवाड़ा होने लगा। इलाके का सबसे प्रभावशाली नेता राम प्रसाद, जो कि पूर्व मंत्री भी था, सबसे पहले पहुंचा था। उसे जनता से व जनता को भी उससे लगाव था। उसके वहां पहुंचने पर गांव वालों ने उसे घेर लिया। वे मजदूर जो मारे जा चुके थे, उनके परिवार वाले अपने हमदर्द नेता के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे। आप लोग धीरज रखें। सबकी सुनने के बाद वो प्रभावशाली लहजे में बोला, जो होना था वो तो हो चुका है। उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजे की तगड़ी वकालत करूंगा और दिलवाकर भी रहूंगा। आगे ये भूत प्रेत का क्या चक्कर है, इसके लिए शहर जाकर एसएसपी से बात करूंगा। उसके बस का ना हुआ तो खुफिया एजेंसियों को मामले की तह तक पहुंचने की बात चलाई जाएगी। लेकिन नेताजी, भीड़ में से कोई चिल्लाया, भूत प्रेत के चक्कर में एसएसपी या खुफिया एजेंसियां क्या करेंगी? घटना रात मैंने अपनी आंखों से देखी व झेली है। मेरे ख्याल से किसी पहुंचे हुए तांत्रिक की मदद ली जाए तो बेहतर होगा। सुनकर बुरा सा मुंह बनाया नेता ने। कहा, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है। पुलिस को कोशिश करने दो, देखते हैं वो क्या कहती है। आगे बात बनती नजर नहीं आएगी तो आप लोग अपने मन की करना। मैं हमेशा आपके साथ था, हूं, रहूंगा। नेताजी के इस अपनत्व भरे भाषण से जनता को थोड़ी तसल्ली हुई। नेताजी अपने खास लोगों के साथ आगे बढ़ गए।
उनके पीछे उस भीड़ को टीवी न्यूज चैनल वालों ने अपने में उलझा लिया। बॉय कट बालों वाली नवयौवना ने हाथ में पकड़ा माइक गांव में एक युवा के सामने करते हुए दूसरे माइक पर कहा, आपका नाम? पताऊ खान। उसकी हड़बड़ाहट का कारण बॉय कट बालों वाली नवयौवना के हुस्न का जंजाल था। अभी आप लोगों में और आपके नेताजी में चल रही वार्ता मैंने सुनी। 50 लोग हैं इस गांव में रात वाली घटना के प्रत्यक्षदर्शी, और आपके नेताजी को विश्वास ही नहीं। उन्हें वे सब लोग झूठ बोलते लग रहे हैं। ऐसा क्यों? बताएंगे आप? मैं क्या बताऊं? बेचारे के पसीने छूट गए थे। डरते डरते सा कहने लगा, उनको विश्वास नहीं है, लेकिन रात मेरे अब्बा भी वहीं थे, वो काहे को झूठ बोलेंगे? यानी रात्रि प्रेत लीला हुई थी? जी मेरे अब्बा के अलावा भी बहुत लोग थे वहां। तो आज भी जहां कल प्रेत लीला हुई वहां होने की संभावना है? एक मिनट मैडम, भीड़ से निकलकर एक अन्य युवक सामने आते हुए बोला। गांव वाले तो उसे पहचानते ही थे। न्यूज चैनल वाली फुलझड़ी की निगाह उस पर जा चिपकी थी। बड़ी ही शान से चलता हुआ वो युवक उसके निकट पहुंचा। आप शायद कुछ कहना चाहते हैं? अपनी समस्त अदाएं क्षण भर में ही प्रस्तुत कर दी हसीना ने, जिसमें उसके होठों पर सजी मनमोहक मुस्कान भी शामिल थी। हाँ, बेचारा पलाऊ आपके प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक सा रहा है। अब मुझसे पूछिए जो इससे पूछ रही थी। जरूर। होठों पर सजी मुस्कान और गहरी हो गई। लहजे में व्यावसायिक चंचलता की छाप थी। पहले टीवी दर्शकों के लिए अपना नाम बताइए। बाड़ा। बाड़ा पठान कहते हैं मुझे। आसपास के 10 गांवों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं। कहते हुए गर्व से गर्दन अकड़ी हुई थी उसकी। गुड। आप पढ़े लिखे हैं। विषय जो चल रहा है उसके लिए मेरी नजरों को तलाश भी आप जैसे शख्स की थी। ज्यादातर पढ़े लिखे लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते। आपका क्या कहना है इस विषय में बाड़ा पठान जी? कल आधी रात से पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूं। अब क्यों? बीच में ही बाड़ा पठान की जुबान को पूर्ण विराम लगाया गया। अपनी चंचल व जादू भरी आवाज के जलवे बिखेरे टीवी संवाददाता ने, रात क्या आप भी घटनास्थल पर थे? नो मैडम। बाड़ा पठान का लहजा शांत सा था। बेशक मैं रात वहां नहीं था जहां प्रेत लीला हुई, किंतु मुझे अपने गांव वालों की, उनकी जिन्होंने रात अपनी आंखों से देखा व भोगा है, की बातों से पूरा इत्तेफाक है। उनमें उम्र दराज ही ज्यादा थे। उनके झूठ बोलने की कोई वजह समझ नहीं आती है। टीवी संवाददाता ने कुछ देर पहले जो सवाल पलाऊ खान से किया था, वही सवाल बाड़ा पठान के सामने दोहराया। तो आपका क्या मानना है बाड़ा पठान जी? गांव वालों ने जो रात प्रेत लीला देखी, आज रात भी देखी जा सकती है? इस बारे में प्रेतों ने गांव वालों को कुछ बताया नहीं है। बाड़ा पठान के उत्तर से भीड़ हंसने लगी थी। मुस्कुराहट संवाददाता के होठों की भी गहरी हुई थी। वाकई बाड़ा पठान जी, बहुत ही माकूल जवाब था आपका। वैसे आपको उत्सुकता नहीं है सच अपनी आंखों से देखने की? नो, नेवर। बहुत ही मजबूत शब्दों में कहा बाड़ा पठान ने। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मुझे अपने गांव के बुजुर्गों के बयान पर पूरा पूरा विश्वास है। आप एक काम करिए मैडम। मैडम ने आंखों में उलझन लिए उसकी तरफ देखा। चेहरे पर सवालिया निशान न्यू साइन बोर्ड की तरह लपझप हो रहे थे। रात आप अपना ये कैमरा लेकर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाना। यदि प्रेत लीला होती है तो आपके चैनल के माध्यम से सारी दुनिया वो लीला देख लेगी। अन्यथा कुछ दिनों की चर्चा के बाद इस गांव में घटने वाली घटना को लोग भूल जाएंगे। क्यों? एम आई राइट? एब्सोल्यूटली राइट। मुस्कुराते हुए नवयौवना ने बाड़ा पठान के ढके छुपे चैलेंज को स्वीकार किया। रात को मैं यही हूं, जाऊंगी वहां भी। मैंने भूत प्रेत नहीं देखे, देखना जरूर चाहूंगी। फिर क्या, मेरे मन में जो 1-8% शंका है वो भी दूर हो जाएगी सुबह तक। आपके पास और कोई सवाल हो तो कहीं, अन्यथा मेरा खुदा हाफिज कबूल फरमाएं। खुदा हाफिज? सवाल करना तो मेरा पेशा है। यहाँ बहुत से लोग हैं और फुर्सत में भी दिखते हैं। हाँ तो चाचा। वो माइक लेकर एक बुजुर्ग की ओर बढ़ी तो बाड़ा पठान भीड़ को चीरता हुआ घेरे से बाहर हो गया। अगला दृश्य। गेस्ट हाउस के लॉन में कुर्सियां डाले बैठा था राजेंद्र आडवाणी का परिवार। कुछ देर पहले उनका नौकर भूरा पति पत्नी के लिए चाय व नाश्ता मेज पर रखकर गया था। चाय की चुस्कियां लेते पति तथा पत्नी दोनों ही खामोश थे। इकलौती औलाद लॉन में इधर उधर दौड़ती फिर रही थी। तितलियों के पीछे दौड़ लगा रही थी वरना। राजेंद्र का चेहरा गंभीर लग रहा था। पिछले 2 दिनों से ही वह गंभीर था, कुछ ज्यादा ही। पत्नी इस बाबत टोकती तो थोड़ी देर उससे इधर उधर की बातें कर लेता और फिर गंभीर हो उठता। वो अभी चाय पी ही रहा था कि गेट खटखटाए जाने की आवाज सुनकर उसकी नजरें घूमी, साथ ही उसकी पत्नी की भी।
गेट पर अनिल कोयरी खड़ा था। उसी गांव का युवक था। संजीदा एवं बहुत ही समझदार लगा था वो राजेंद्र को। तभी उसने टावर की खुदाई का काम उसके सुपुर्द कर दिया था। गेट अंदर से बंद था। राजेंद्र ने भूरा को आवाज लगाने के लिए अभी मुंह खोला ही था कि वो उधर ही आता दिख गया। खोलता हूं साहब, कहते हुए वो गेट की तरफ बढ़ा। राजेंद्र ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो कि अब तक कुर्सी खाली कर चुकी थी। भूरा से एक कप चाय और भिजवा देना गेंदा। जी, कहने के साथ ही वो अंदर की तरफ बढ़ गई। नमस्ते इंजीनियर साहब, अनिल उसके निकट पहुंचते हुए बोला। नमस्ते, बैठो अनिल। राजेंद्र आडवाणी ने सामने खाली पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया। अनिल कोयरी ने सीट संभाली। अगले 2 मिनटों तक उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। राजेंद्र पूर्ववत गंभीरता की प्रतिमूर्ति बना कुछ सोचता रहा, जबकि अनिल के चेहरे से लग रहा था कि वो राजेंद्र से कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा गंभीर देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और जब अनिल को लगा कि इंजीनियर साहब का मौन व्रत अपने आप नहीं टूटने वाला, तो उसी ने साहस जुटाया। सर, आडवाणी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, वो भी सवालिया नजरों से। ये रात वाली घटना की चर्चा अनिल कोयरी बड़ी सावधानी पूर्वक अपने एक एक शब्द का चयन करता हुआ बोला। आपने सुनी तो होगी ही सर। हाँ अनिल, सांस के साथ साथ मुंह से ढेर सारी हवा भी निकली आडवाणी के। उस चर्चा ने मुझे सोच में डाल दिया है। कुछ देर पहले मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें बुलवाऊं। मुझे क्यों सर? अनिल के माथे पर बल दिखे। सलाह करने के लिए, राय लेने के लिए। 2 दिन पहले जहां 4 मजदूरों की लाशें मिली, वहीं कल की रात प्रेत लीला भी हुई। हमारा काम तो रुक गया। वैसे तुम क्या कहते हो प्रेत लीला के बारे में? सच है या अफवाह? मानता तो नहीं मैं भी भूत प्रेतों को, लेकिन ये गांव के बहुत से लोगों ने रात वो सब देखा भोगा है। बहुत ही बुजुर्ग हैं रुक्मिणी काकी, पड़ोस में रहती हैं। रात की उस घटना में हाथ की हड्डी अपने स्थान से हट गई है उनकी। बताती हैं कि 2 मिनट तक वो सब हवा में चकराते रहे। शारीरिक शक्ति गंवा बैठे थे उस समय वे। यहीं आकर तो बुद्धि फेल हो जाती है। 50 लोगों की बात झुटलाई भी नहीं जा सकती, और विवेक भूत प्रेतों के अस्तित्व से इनकार करता है। भारी सरदर्दी खड़ी हो गई है सामने। मोबाइल कंपनी के चेयरमैन से दोपहर फोन पर बात हुई थी। उसका कहना है टावर का काम जल्दी खत्म होना चाहिए। यहाँ टावर लगने से हमारी कंपनी के मोबाइल फोनों की बिक्री बढ़ जाएगी, जबकि एक अन्य कंपनी भी प्लान बना रही है इसी प्रांत में अपना टावर स्थापित करने की। पहले दूसरी कंपनी का टावर तैयार हो जाता है तो हमारी कंपनी का प्लान गड़बड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर लगने वाला हमारा टोटल पैसा लगभग पानी में चला जाएगा। पहले जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। ये तो है सर। अनिल कोयरी संजीदा था। पहले दिन जब 4 मजदूरों की वहां लाशें मिली थी, तो मेरे दिमाग में था कि एक आध दिन में मामला थोड़ा शांत होगा तो दूसरे मजदूर लेकर काम चालू करवा दूंगा। लेकिन ये रात वाली घटना ने तो और ही मोड़ ले लिया लगता है। कुछ भी हो अनिल, आडवाणी का लहजा इस बार तनिक शुष्कता ले चुका था। हमारा काम तो आगे बढ़ना ही चाहिए। प्रेत लीलाएं रात में हुई हैं, तथा मजदूरों की हत्याएं भी रात में ही हुई थीं। हम खुदाई का काम दिन में चालू करवाएंगे। जो काम होगा अब दिन में ही होगा। शाम होते ही काम बंद करवा दिया जाएगा। तुम मजदूर तलाश करो। चाय साहब। तभी भूरा वहां एक कप चाय लेकर पहुंचा। बोलकर उसने चाय का कप सामने मेज पर रख दिया। ये चाय, आडवाणी ने अनिल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए है अनिल। और आप? तुम्हारे आने से पहले चाय पी ही रहा था मैं। तुम पियो। थैंक्स सर। कप उठाकर चाय का घूंट भरते हुए अनिल ने कहा, मजदूर तो साहब बहुत मिल जाएंगे, पर मैं चाहता हूं काम 1-2 दिन बाद ही शुरू करवाया जाए। ऐसे में तो समय पर हमारा काम पूरा नहीं होना। काम समय पर ही पूरा होगा सर। ठेका तो आप मुझे दे ही चुके हैं। काम की गति तेज करने के लिए मैं मजदूरों की संख्या बढ़ा दूंगा। तुम्हारा ये सुझाव भी अच्छा है अनिल। तुम मजदूरों को फिट करके रखो। काम बेशक 2 दिन बाद शुरू करवाना। मेरी तरफ से तो आप निश्चिंत ही रहें सर। हुंकार भरने के साथ ही गर्दन भी हिलाने लगा था राजेंद्र आडवाणी। अनिल से बात करने के बाद उसके चेहरे पर कुंडली मारे बैठी गंभीरता धीरे धीरे छटने लगी। उसके बाद उन दोनों के बीच जिक्र लायक कोई खास बात नहीं हुई। चाय समाप्त करते ही अनिल कोयरी उठ खड़ा हुआ था। ओके सर, चलता हूं मैं। ठीक है, जब काम शुरू करवाना हो तो मुझे भी खबर कर देना। जी बेहतर। इसी के साथ वार्तालाप खत्म हुई उनके बीच। अनिल कोयरी गेट की तरफ कदम बढ़ा चुका था। अगला दृश्य। सारा दिन रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप व होटलों की खाक छानती रही थी रीमा भारती, लेकिन उसे तानसी का कोई सुराग नहीं लगा। अंत में उसने अपने होटल की राह पकड़ी। सुबह होते ही उसने लाल बाग में स्थित एक ट्रैवल एजेंसी से जैन किराए पर ले ली थी। आईएससी का आई कार्ड दिखाने पर कार सहज ही मिल गई थी। उसी कार से वो पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ रही थी।
रात पुलिस मुख्यालय से निकलकर वो बेगम हजरत महल पार्क के सामने स्थित होटल क्लार्क अवध में पहुंची और जहां उसने एक कमरा किराए पर लिया था। रात भी कमरा किराए पर लेने के बाद वो आधी रात तक एक फेरा चारबाग रेलवे स्टेशन का तथा स्टेशन के सामने ही बस स्टॉप पर काफी देर तक तानसी की ताड़ में रही थी। लेकिन रात भी उसकी भागदौड़ बेनतीजा रही और आज सुबह से लेकर शाम तक की भागदौड़ बेकार ही रही। उसकी कार बर्लिंगटन चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजना शुरू हो गई। जेब से मोबाइल निकालकर उसने डिस्प्ले स्क्रीन पर नजर डाली तो पाया दूसरी तरफ उसका चीफ खुराना उससे बात करने को इच्छुक था। उसने तत्काल कॉल रिसीव की। हेलो, क्या रिपोर्ट है रीमा? खुराना का रोबदार स्वर उसके कानों में पड़ा। सर, अभी तक असफलता का ही मुंह देखना पड़ा है मुझे। वैसे मेरा प्रयत्न अभी भी जारी है। तुम्हें क्या लगता है वो अभी भी उसी शहर में होगा? इस बारे में अभी ऐन कील ठोक कर कहा नहीं जा सकता है सर, और जब तक मुझे कोई ऐसा क्लू ना मिले कि उसने लखनऊ छोड़ दिया है तो भी मैं यहीं रुकी रहने पर विवश हूं। ऐसे कब तक रुकोगी तुम वहां? अभी एक दो दिन तक तो और तलाशूंगी उसे, और मेरे यहाँ रुकने की वजह भी है सर। वजह बयान करो। मेरा सोचना यह है सर कि मुंबई से भागा तानसी यदि कोई प्लान लेकर लखनऊ पहुंचा है तो उसे अभी यहीं होना चाहिए। हाँ, यदि वो अभी यूं भटक रहा है तो बात जुदा है। तब तो निश्चय ही यहाँ खतरा समझकर शहर से निकल लिया होगा। दुरुस्त। खुराना का बात करने का अपना एक अलग ही स्टाइल है। वो हमेशा पॉइंट की बात, और वो भी दो टूक लहजे में बोलने वाला शख्स है। उस समय भी वो चिर परिचित अंदाज में ही बात कर रहा था। तुम्हारी सोच एकदम सही है। जैसे भी हो रीमा, तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। एक तो उसकी दी धमकी की वजह से, दूसरे दिल्ली में तानसी की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष वाले हंगामे पर उतारू हो चुके हैं। आज तो हाथापाई भी हुई है राजनेताओं के बीच। अपनी तरफ से मैं पूरा यत्न कर रही हूं सर। बाकी जब तक उसके विषय में और कोई भनक नहीं मिलती तो मेरी कोशिश किसी काम नहीं आने वाली है। मैं समझ सकता हूं रीमा। खुराना का लहजा चट्टान की भांति सख्त था। आगे जैसा भी हो तुम्हें लगातार मुझे रिपोर्ट देती रहना है। ओके सर। उसी के साथ दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया था। रीमा ने भी मोबाइल ऑफ कर डैशबोर्ड पर रख दिया। तब तक जैन पुलिस मुख्यालय के परिसर में दाखिल हो चुकी थी। कार को एक और पार्क करके वो एसपी ऑफिस की ओर बढ़ी। एसपी ऑफिस पहुंचने पर एसपी मटुकनाथ मतोंडकर ने बहुत ही गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। आइए मैडम, वो कुर्सी से उठता हुआ बोला। कहाँ? रीमा के उस प्रश्न पर वो सकपका गया। जी, सकपकाते हुए ही वो बोला, मेरा मतलब है बैठिए। उसने सामने वाली सीट की ओर इशारा किया। ओ, धन्यवाद एसपी साहब। बहुत ही शरीफाना अंदाज में कुर्सी पर तशरीफ रखी उसने। क्या मंगाऊं मैडम? आज तो आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। भाई ऐसा है तो कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। टांग पर टांग चढ़ाते हुए सहज भाव से कहा रीमा ने। घंटी बजाकर चपरासी को बुलाकर उसे दो कोल्ड ड्रिंक लाने का ऑर्डर देने के बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके बैठते ही रीमा ने सवाल कर दिया। और सुनाइए एसपी साहब, क्या चल रहा है? कोई? बढ़िया मैडम, बढ़िया चल रहा है। आज मेरी शादी की सालगिरह थी, घर से अभी आया हूँ। वो बिना स्पेस के बोलता चला गया। पत्नी ने निकलने ही नहीं दिया। खीर बनाई थी, कहने लगी खीर खाकर जाना। आज नाइट शो पिक्चर का भी प्रोग्राम है हमारा। पिक्चर से लौटने के बाद वो पल भर के लिए रुका तो रीमा शुरू हो गई। रात में अपनी बीवी को कितनी बार किस करेंगे आप? जी। अजीब सवाल था। एसपी का बौखला उठना स्वाभाविक ही था। बेचारा दीदे फाड़े प्रश्नकर्ता की ओर देखता ही रह गया। मटुकनाथ जी। बहुत ही सरल व चाशनी में डूबा स्वर था रीमा का। मुंबई से मैं आपकी शादी की सालगिरह में शामिल होने नहीं आई। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि लखनऊ पुलिस को तानसी की कोई सूंघ लगी हो या उससे संबंधित कोई और जानकारी आपके पास हो जो मेरे किसी काम की साबित हो सके तो बराए मेहरबानी वो जानकारी पेश करें। जी। एकाएक ही उसके होंठ शुष्क हुए थे, जिन पर जुबान फेरते हुए उसने कुछ कहना चाहा कि तभी चपरासी आकर मेज पर कोल्ड ड्रिंक सजाने लगा। चपरासी के अंदर आने पर मटुकनाथ को मौका मिला था अपने आप पर काबू पाने का। चपरासी बाहर गया तो वो बोल उठा। लीजिए मैडम, पहले ठंडा पीजिए। धन्यवाद। बोतल उठा ली उसने, किंतु उसमें से घूंट भरने से पहले ही बोली, इसी कोल्ड ड्रिंक के बीच ही तानसी संबंधित रिपोर्ट पेश करें तो मुझे भी छुट्टी मिले, मैं भी अपने होटल जाकर आराम करूं। जी मैडम। सच तो यह है कि पुलिस को अभी तानसी के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला। परसों होटल आधारशिला में उसने जो गुल खिलाया उसके बाद रात उसने शारदा नगर की नवनिर्मित कॉलोनी में गुजारी। बस इतनी ही जानकारी है अभी तक हमारे पास। उसके बाद तो मामला ठन ठन गोपाल ही है। बढ़िया साहब, कोल्ड ड्रिंक का एक घूंट भरने के बाद कहा रीमा ने।
अब जब ये मामला ठन ठन गोपाल की जगह बन बन गोपाल होता नजर आए, तानसी की जरा सी सूंग पुलिस को लगे, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आपने उसको दबोचने के लिए फोर्स यहां से बाद में भेजनी है, पहले मुझे खबर करनी है, राइट? जी। आप नंबर बोलिए। मटुकनाथ ने पेन और कागज संभाला। रीमा भारती ने मोबाइल नंबर नोट कराया। 3 बड़े बड़े घूंटों में बोतल खाली करके मेज पर रखी। तत्पश्चात कुर्सी छोड़ते हुए बोली, अच्छा एसपी साहब, मैं चलती हूँ। आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। रात में बीवी को लेकर मौज कीजिए। जी, मटुकनाथ ने थूक सटकते हुए कहा। थैंक यू मैडम। किंतु रीमा ने उसका थैंक्स कबूल करने की कोई जरूरत नहीं समझी। अपनी बात खत्म करने के साथ ही वो एसपी के ऑफिस से बाहर थी। अगला दृश्य मेघवल मठिया नामक गांव से थोड़ा परे, जहां मोबाइल कंपनी का टावर स्थापित किया जाना था, वहीं जहां 2 दिन पूर्व 4 मजदूरों की लाशें बरामद की थीं गांव वालों ने। रात का समय और हवा का एक कतरा भी नहीं बह रहा था, जिसकी वजह से वातावरण में गहरी निस्तब्धता थी, ऐसी कि बीच बीच में हवा बहने पर कुछ ही दूरी पर खड़े पेड़ों का कोई एक पत्ता भी खड़कता तो ऐसा लगता कि कोई तोप गरजी हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस माहौल में एक पेड़ के नीचे खड़े वो 8 लोग थे। सभी की नज़रें सामने उस खुले मैदान में थी, जहां एक 12 बाई 20 फुट का गड्ढा खुदा हुआ चांद रोशनी में दिख रहा था। खुदे हुए गड्ढे की गहराई अभी 6 या 7 फुट रही होगी। गड्ढे के चारों ओर गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। वे 8 लोग उस पेड़ के नीचे पिछले 1 घंटे से मौजूद थे, और जब से वे वहां पहुंचे थे उनमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला था। बोलना तो दूर, वे सांसें भी इस सावधानी के साथ ले रहे थे कि उनकी सांसों की आवाज़ भी ना होने पाए। वे सब मीडिया पर्सन थे। प्रेत लीला देखने की, उसे कवर कर सच्चाई दुनिया के सामने लाने की चाह थी उन सब के मन में। 8 में वो लड़की भी शामिल थी, जो दिन भर गांव में एक्टिव रहकर अपने टीवी चैनल के लिए मसालेदार खबरें जुटाती रही थी। नई उम्र, नया जोश, कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखने वाली उस सुंदर बाला का नाम रितु जोशी था। मुझे लगता है घंटे भर की चुप्पी के बाद वो अपने आप से होले से बड़बड़ा उठी। आज यहाँ कुछ नहीं होने वाला रितु, फालतू में दुबक कर बैठना बेकार है। हालांकि वो बड़बड़ाई धीरे से ही थी, किंतु उसके बगल में उसी का जोड़ीदार था। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर चौंका तथा उसकी ओर देखते हुए बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि चलो खुले में चलते हैं। वो कैमरा संभालते हुए बोली, जब मैं भूत प्रेतों को मानती ही नहीं तो यूं दुबक कर उनकी बाट क्यों जो हूँ? तमाशा खुले मैदान में देखा जाए। भट्ट, क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? वही जो तुम्हारा है, चलो। 1 मिनट रुको यहीं। तभी एक पत्रकार होले से फुसफुसाया, मेरा ख्याल है थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। फिर किस चीज़ का इंतज़ार? रितु ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपको क्या लगता है थोड़ी देर बाद यहाँ भूत प्रेत क्रिकेट मैच खेलने आएंगे? मेरा ये मतलब नहीं था। रितु के कटाक्ष पर वो हड़बड़ा उठा। मैं तो ठीक है, आप दर्शक दीर्घा में ही रहिए। मैं और मेरा साथी ग्राउंड में जाकर फिलहाल पिच का मिजाज देखते हैं। बाद में मैच शुरू होगा तो फील्डिंग तथा बैटिंग दोनों में ही भूतों का साथ देंगे। आओ भट्ट। पेड़ की ओट की तरफ से रितु जोशी तथा उसका साथी, जो कि उसका हेल्पर भी था, बाहर निकल मैदान की ओर बढ़े। रितु के साथी का नाम अविनाश भट्ट था। दोनों ही युवा थे। उनके वहाँ से निकलते ही बाकी बचे 6 में से एक बड़बड़ाया, मूर्ख हैं दोनों, कभी भूत प्रेतों से पाला नहीं पड़ा है ना, तभी दिलेरी दिखा रहे हैं। क्यों सैनी? उसके बगल वाले ने चुटकी ली। तुम्हारा पाला पड़ चुका है भूत प्रेतों से? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मैं कहना ये चाहता था कि गांव वाले झूठ थोड़े बोल रहे होंगे। माय डियर सैनी, जब तुझे लगता है कि गांव वाले सच्चे हैं तो फालतू में यहाँ आकर अपनी जान क्यों सुखा रहा है? वापस जा और दावे के साथ अपने पर्चे में छपवा कि भूत प्रेत होते हैं। यदि पर्चे का कोई ग्राहक सिद्ध कर देगा कि नहीं होते भूत प्रेत, तो उसे एक पर्चे की खरीद के दुगने दाम तुम्हारा पर्चा करेगा। यार बलवंत, भगवान के लिए मेरा भेजा मत खा। बेसमय का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। और मुझे ही कहाँ अच्छा लगता। अरे ये अचानक हवा, वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से चलने लगी है। हाँ, मुझे तो तूफान के आसार लगते हैं। वाकई एकाएक ही हवा का चलना शुरू हुआ था और पलक झपकते जितने समय में उसने आंधी का सा रुख इख्तियार कर लिया था। पल भर पहले जहाँ गहरी निस्तब्धता थी, वहाँ साएं साएं करके चलती हवाओं का शोर सुनाई पड़ने लगा था। देखते ही देखते आंधी ने भयंकर तूफान का रूप ले लिया। कुछ ही दूरी पर गड्ढे से निकली मिट्टी का ढेर था ही। तूफान में मिट्टी उड़ने लगी।
रितु जोशी और अविनाश भट्ट खुले में ही थे। ढेर सारी मिट्टी उनकी आंखों में घुसती चली गई। उफ, रितु भुनभुनाई, इस कमबख्त तूफान को भी आज ही अपना जोर दिखाना था। मुझे तो लगता है आख थू। अविनाश ने कुछ कहने की कोशिश की तो ढेर सारी मिट्टी उसके मुंह में घुसती चली गई। तूफान की चपेट में वे 6 भी थे जो पेड़ के नीचे खड़े थे, लेकिन शांत थे वे। तभी चर्र, उनमें से कोई भयभीत लहजे में चीखा, भागो दोस्तों, पेड़ गिरने वाला है। आख थू थू। बेकार गया उसका चीखना चिल्लाना। पेड़ की चरचराहट सभी ने सुनी थी। सुनने के साथ ही भाग लिए थे सब। आंखें बंद किए किए ही खुले मैदान की ओर भागे थे वे, और उनके खुले में पहुंचते ही बरसात शुरू हो गई। बरसात के साथ ही उनके ऊपर कुछ गिरने लगा था। भट भट भट। ये क्या, कोई बौखला कर कह उठा। बरसात के साथ गिर क्या रहा है? ओले तो नहीं लगते? पता नहीं क्या है, मेरे सिर में गिरा तो मैंने हाथ लगाकर देखा, कुछ लिजलिजा सा जीव सा लग रहा था। बारिश बदस्तूर शुरू थी। बारिश की वजह से मिट्टी का उड़ना बंद हो गया। उनमें से सबसे पहले रितु की ही आंख खुली थी। आंख खुलने पर उसने जो नज़ारा देखा उसने उसकी घिग्गी बांध दी। ये तो। उसी समय दूसरे ने भी पट्ट से अपनी आंख खोली और अगले ही पल उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली और फिर फिजा में कौंधती चली गई। इसी के साथ बाकी लोगों की आंखें भी खुलती चली गईं। खून की बारिश के साथ साथ मरे हुए चूहे, छिपकलियां तथा कॉकरोच टप टप करके टपक रहे थे। 8 शख्सों की हालत स्टैचू की मानिंद हो गई। जिस्मों में दौड़ता लहू जैसे जम सा गया हो, होंठ सिल गए हों। बस आंखें खुली थी उनकी, लेकिन झपक वे भी नहीं रही थीं। 5 मिनट तक वो खून की बरसात जोरों पर रही। वर्षा के वेग के साथ साथ जीव जंतुओं का टपकना भी जारी रहा। उसके बाद धीरे धीरे बरसात कम होती चली गई। जीव जंतु का टपकना भी अब थोड़े थोड़े समय के अंतराल में जारी रहा। फिर खून की बारिश बिल्कुल से थमी। जीव जंतुओं का टपकना भी बंद हो गया, किंतु वहाँ मौजूद लोगों के कानों में तभी धीमे धीमे संगीत की स्वर लहरियाँ रस घोलने लगीं। गांव वालों ने बताया था कि कल रात उन्होंने पहले ऐसा ही संगीत सुना था। बड़बड़ाते हुए रितु जोशी थर थर काँप रही थी। कुछ देर पहले जो जोश उसके अंदर था वो काफुर हो चुका था। भूत प्रेतों के अस्तित्व पर यकीन ना करने वाली रितु अंदर ही अंदर हिल चुकी थी। हाँ, मुझे तो अब सैनी नाम के उस पत्रकार के पित्ते ढीले पड़ चुके थे। अब पूरा यकीन हो गया है कि भूत प्रेत होते हैं। बचपन में मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि एक बार तो मेरे दादाजी और एक भूत में बाकायदा कुश्ती भी हुई थी। कौन जीता था? बलवंत की भी घिग्गी बंधी हुई थी। तेरा दादा या भूत? तो पता नहीं यार। क्यों, माँ ने नहीं बताया? मैंने मना कर दिया था। भूत का नाम सुनते ही निक्कर गीली कर दी थी मैंने। अब पैंट की क्या पोजीशन है? ये भी गीली है, कुछ खून से कुछ। मैं समझ गया सैनी, चल धीरे से सरक लेते हैं। चल। फिर वही दोनों ही क्यों, बाकी सबने भी अपनी अपनी जान की फिक्र की। गांव की ओर मुँह करके 8 ने ही दौड़ लगा दी। उसी समय वहाँ हड्डियों को कपकपा देने वाला सर्द अट्टहास गूंजने लगा। अट्टहास तेज़ और तेज़ होता चला गया, किंतु उन 8 में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पलटकर देखें कि आखिर उस वीराने में वो कौन था जो अट्टहास लगा रहा था। वे 8 इस अंदाज में दौड़ रहे थे मानो रेस जीतने पर उन्हें भारी भरकम इनाम मिलने वाला हो। अगला दृश्य। रात की उस घटना से देश का ही नहीं, समूचे विश्व का ध्यान बिहार के उस छोटे से गांव की ओर आकर्षित हो गया था। समाचार पत्रों में उस खबर को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया था तथा टीवी चैनलों ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी। रितु जोशी के कैमरे में खूनी बरसात का दृश्य कैद हुआ था। खून के साथ मरे हुए चूहे, छिपकलियां तथा काकरोच भी बरसते दिखाए जा रहे थे उस न्यूज़ चैनल में। रितु जोशी अभी मेघवल मठिया में ही थी। उसके बयान के लिए न्यूज़ चैनल ने वहां से संपर्क जोड़ा हुआ था। रात जिस घटना ने रितु के छक्के छुड़ा दिए थे, उसी घटना को वो पूरे जोश के साथ बयान कर रही थी। घटना वाकई सनसनीखेज थी और उसने देश विदेश में जमकर सनसनी फैलाई थी। उस खबर ने राजेंद्र आडवाणी को और भी चिंता में डाल दिया था। वो सोच सोच कर हलकान हो रहा था कि आगे क्या होगा। यदि ऐसे ही हंगामा चलता रहा तो खुदाई का कार्य कैसे शुरू करवाया जा सकेगा, जबकि गांव में उस खुदाई को बंद कराने की ही चर्चा चल रही थी। वो तकरीबन 100 लोगों की जमात थी, जिसमें गांव का एक दबंग जिसका नाम काशी चौधरी था, आबनूस जैसा काला,
चेचक के दागों के चेहरे को शैतानी शक्ल दे दी थी तथा बंटोले जैसी बड़ी बड़ी आंखों में तैरती मक्कारी अपने आप ही लोगों को सावधान कर देती कि उस शख्स से लोग दूर से राम राम करें। गांव वालों ने कभी उस शख्स को पसंद नहीं किया था, लेकिन इस समय वहां उपस्थित 100 के 100 लोग बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। वो प्रभावशाली लहजे में धारा प्रवाह बोले जा रहा था। भाइयों, साथियों, हमारे गांव को पिछले कुछ दिनों से वो बुरे दिन देखने नसीब हो रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। मात्र 4 दिन पहले तक हमारा ये गांव बेतिया जिले का सबसे खुशहाल गांव माना जाता था। राम राज्य जैसा माहौल तथा शांति थी यहाँ, किंतु जिस दिन से उस मोबाइल कंपनी के टावर की यहाँ खुदाई शुरू हुई है, मानो हमारे गांव से खुशी रूठ गई हो, शांति ने कुट्टी कर दी हो मेघवल मठिया से। और जानते हो भाइयों, ये सब क्यों हुआ? क्यों हुआ? कई स्वर गूंजे वहाँ। तुम ही बताओ काशी चौधरी, पता तो लगे कि तुम कहना क्या चाहते हो। वही जो आपके सामने है। एक एक शब्द पर जोर देने के साथ अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया था उस आबनूसी रंगत वाले काशी चौधरी ने। वो जगह जिसका चुनाव मोबाइल कंपनी के टावर को खड़ा करने के लिए किया गया है, वहाँ, या वो जगह भूत प्रेतों के कब्जे में थी। वहाँ खुदाई शुरू होने से भूत प्रेत क्रोधित हो उठे हैं। पहले उन्होंने गांव के 4 लोगों को काट डाला ताकि हम सावधान हो जाएं। आगे वहाँ की खुदाई बंद करवा दें, और बाद में उन्होंने परसों की रात और कल रात वहाँ प्रेत लीला दिखाई। मेरा मानना है कि प्रेतों ने 2 रात वहाँ लीलाएं इसीलिए दिखाई कि गांव वाले सावधान हो जाएं, उधर का रुख ना करें, खासकर उस एरिए से दूर रहें जहाँ खुदाई का कार्य चालू करवाया गया था। इतना कहकर वो सांस लेने के लिए रुका। तभी वहाँ उपस्थित लोगों में सबसे बुजुर्ग शख्स बोल पड़ा। तुम ठीक कहते हो चौधरी, तुम्हारे विचार से मेरा विचार मेल खाता है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था जैसा कि तुमने अभी बयान किया है। हमें सारे गांव को एकत्र कर यही बात समझानी होगी। सबके दिमाग में कूट कूट कर भरना होगा कि कोई भी शख्स, खासकर हमारे गांव का, उधर नहीं जाना चाहिए। शुक्र है सुखराम चाचा, काशी चौधरी ने पुनः बोलना शुरू किया। आपके और मेरे विचार एक हैं, हम दोनों की सोच एक है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं भाइयों? हम सबकी सोच भी तुम्हारे जैसी ही है। भीड़ में से एक साथ कई आवाज़ें उभरी। शाम को गांव में पंचायत रखते हैं, वहीं निर्णय लिया जाएगा कि टावर की खुदाई का काम बंद करवा दिया जाए। ठीक कहते हो भाइयों, ये बाकी के भीड़ में बचे लोगों की आवाज़ें थीं। मोबाइल कंपनी का टावर अब वहाँ नहीं खड़ा करने देंगे हम। वहाँ क्या, इस गांव में ही नहीं खड़ा होने देंगे कोई टावर फावर। दूसरे गांव में ले जाएं ये सब तामझाम। तो ठीक है साथियों। बहुत ही कुटिल मुस्कान थी काशी चौधरी के चेचक भरे चेहरे पर। आप लोगों में से कुछ लोग गांव-गांव में जाकर बताएं कि शाम को गांव के मुखिया नूर जामा खां के दरवाजे पर पंचायत जमा होगी। और अब आप सबसे अनुरोध है कि पंचायत में आप सब ने इस गांव में खड़ा किए जाने वाले टावर पर विरोध जताना है, वो भी पुरजोर लहजे में। बिल्कुल काशी चौधरी, कई आवाज़ें एक साथ बुलंद हुईं। इस बार हम तुम्हारे साथ हैं। तो ठीक है भाइयों, शाम को हम सब पंचायत में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़। इसी के साथ वो छोटी सी मीटिंग समाप्त हुई। लोगों ने आपस में बतियाते हुए अपनी अपनी राह पकड़ी। अगला दृश्य। उसी शाम लखनऊ के एक 3 स्टार होटल में 2 फिल्मी अभिनेताओं जैसे सजीले दिख रहे नवयुवक, जो कि एक टेबल पर आमने सामने की कुर्सियों पर बैठे थे, की निगाहें अपने से 2 टेबल छोड़कर एक टेबल के गिर्द बिछी कुर्सी पर बैठे शख्स पर जमी हुई थीं। अब बोल कुलप्रीत, क्या कहता है तू? कुछ देर बाद एक युवक ने दूसरे युवक से फुसफुसाने वाले अंदाज में कहा। नज़रें उसकी अभी भी उसी टेबल पर जमे शख्स पर थीं। यार कमल, दूसरा युवक अपनी नज़रें उधर ही स्थिर रखते दबे स्वर में बोला। लगता तो वही है। लगता नहीं प्यारे, पहला, जिसका नाम दूसरे ने कमल करके लिया था, अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। वो है वही। चल मान ली तेरी बात, अब आगे बोल, चाहता क्या है तू? मुझसे पूछ रहा है तू? कमलप्रीत ने हैरानी जताते हुए कहा। अबे ये 70-75 लाख की हुंडी है टकला, दोनों मिलकर काबू करते हैं इसे। दिमाग खराब हो गया है तेरा? बीच में ही गुर्रा उठा था कुलप्रीत। जो तू मान रहा है कि ये शख्स वही है, तो सोच, जिसे परसों रात सैकड़ों जवान मिलकर भी ना पकड़ सके, उसे हम तुम क्या खाकर पकड़ लेंगे। बहुत ख़तरनाक शख्स है ये। देख,
तूने पकड़ने की बात की और मुझे सूसू लग गया। कुर्सी छोड़ दी उसने। 1 मिनट में आया मैं। बुरा सा मुंह बनाकर रह गया कमलप्रीत। कुछ देर तक उसकी निगाहें कुलप्रीत का पीछा करती रहीं। तत्पश्चात उसने पुनः उधर देखा जिस टेबल पर वो 4.5 फुटा शख्स बैठा था। कमलप्रीत ने नोट किया कि उसके अलावा भी उस हॉल में बैठे बहुत से लोगों की निगाहें उसी शख्स पर चिपकी हुई थीं। इस बात का एहसास कदाचित उस शख्स को भी था। मन ही मन उलझन का शिकार होते उस शख्स ने अपनी माइका जैसी खोपड़ी पर हाथ फेरा और उसकी इस हरकत पर कमलप्रीत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान खेलने लगी थी। साथ ही उसके होंठ भी बुदबुदा उठे थे। पक्का ये साला टकला वही है। आने दो कुलप्रीत को, कुछ भी हो जाए साले को दबोचना ज़रूर है। वाकई उस घड़ी 50 लोगों की निगाहों का मरकज़ बने उस शख्स का रंग रूप, कदकाठी, पिचकी हुई नाक, सभी कुछ तो मिलता था तानसी से। एक ने तो मोबाइल पर 100 नंबर पंच करना भी शुरू कर दिया था। तभी एकाएक वो शख्स अपनी कुर्सी से उठा और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ होटल के काउंटर की तरफ बढ़ा। उस घड़ी उसका हाथ जेब में था। भाग रहा है साला, बड़बड़ाते हुए उछलकर खड़ा हो गया कमलप्रीत। लेकिन भागने नहीं दूंगा मैं। ये कुलप्रीत सुसु करने गया या ओह आ तो गया। ये क्या कमल? निकट पहुंचते हुए उसका साथी आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, अभी तो हमने यहाँ एक गिलास पानी नहीं पिया और तू मेरे पीछे आ कुलप्रीत। काउंटर की तरफ लपकते हुए कमलप्रीत फुसफुसाया, वो चीनी भागने की फिराक में है। तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? भागता है तो भागने दे। अरे लेकिन उफ, लगता है ये मरवा के छोड़ेगा आज। उसकी बात पूरी होने से पहले उसका साथी काउंटर तक पहुंच चुका था। मजबूरी में वो भी उसके पीछे लपका, किंतु जब तक वो काउंटर पर पहुंचे उसका साथी उस गंजे के पीछे पीछे होटल के कांच वाले द्वार से बाहर निकल चुका था। हे माता रानी, अब जबकि मेरा यार पागल हो उठा है तो तू ही हमारी मदद करना, वरना वो चीनी शैतान इतना ख़तरनाक है कि 1 मिनट पहले निमट कर आया हूँ और अब बूंद बूंद करके फिर टपकने लगा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक रोक सकूँगा। और जब उसने शीशे के द्वार को पार किया तो देखकर उसकी आंखें मारे हैरत के चौड़ी होती चली गईं। कुछ देर तक तो वो वहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा अपने साथी की ओर देखता रहा, जो उस चीनी से बुरी तरह लिपटा पड़ा था। अबे वहीं खड़ा खड़ा देखता रहेगा? उसका साथी उसे देखकर चिल्ला उठा, या आकर मेरी मदद भी करेगा? वो मानो सोते से जागा। आया कमल, पूरी शक्ति लगाकर उधर दौड़ लगा दी कुलप्रीत ने। अब जब तूने ओखली में सिर डाल ही दिया है तो मुझे क्यों कर अपने सिर की फिक्र होने लगी? या तो दोनों के सिर मूसल से फूटेंगे या फिर अगले ही पल दोनों उस 4.5 फुटे चीनी से भिड़ गए। पहले कुछ देर दोनों ने उसके जिस्म से फुटबॉल खेली, उसके बाद तड़ तड़ करके उसके गंजे सिर पर टीपे जड़ते चले गए। साथ ही सुर में सुर मिलाकर कहते भी जा रहे थे, यार कमल, जिसे मैं बड़ी तोप समझे बैठा था वो तो मरा हुआ चूहा निकला। चूहा नहीं, केचुआ बोल इसे। साले के एक टीप पड़ती है तो ऐसे चीखता है जैसे कल का पैदा हुआ हो। लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है, कैसे पट पट कर रही है इसकी चिकनी टाँट। मज़ा तो मुझे भी आ रहा है इस खेल में। एक काम करते हैं, इसे कार में डालते हैं। रास्ते में पहले अपने मन की करेंगे, फिर इसे पुलिस के पास लेकर चलेंगे। ठीक है प्यारे, उठा साले मरे हुए केचुओं को। साले ने पूरा देश थर्रा कर रख दिया है। साले को खूब ठोकेंगे, बाद में पुलिस के हवाले करके अपना इनाम नक्की करेंगे। दोनों ने मिलकर उसे पार्किंग में खड़ी कमलप्रीत की वैगन आर में डाला। कार की ड्राइविंग सीट कुलप्रीत ने संभाली और कमलप्रीत ने नीचे पायदान पर सिसकते उस गंजे के कंधों पर अपनी लंबी लंबी टांगें फैला दी। मैं वो नहीं हूँ, वो गंजा अपनी टाँट सहलाता हुआ मिमियाया, जो तुम लोग समझ रहे। प्रत्युत्तर में तड़ाक, तू बिल्कुल वही है टकले। टाँट पर चपत जड़ते हुए कमल ने दांत पीसते हुए कहा, पिछले 8 दिनों से टीवी पर तेरा ही मनहूस चेहरा दिखाया जा रहा है। 70 लाख का इनाम है तेरी इस चिकनी टाँट पर। सूरत पहचानने में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये टाँट पूरे 100 करोड़ में पहचान सकता हूँ मैं। देसी घी लगाता है इस पर। तड़ाक। ओफ, तड़प उठा वो गंजा। बस कर भाई, पिल पिला कर रख दी तूने मेरी टाँट, अब रहम खाओ। ये वो टाँट नहीं है जिसके मुगालते में इस बेचारी के साथ जुल्म कर रहे हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं। मेरी बीवी का तो नियम है 100 पप्पी गिनकर पूरी करती है वो सुबह से शाम तक में, और मैं गिनकर 1000 चपत लगाऊंगा। साले मुंबई में वो तबाही की लहर तेरा वैज्ञानिकी कारनामा था ना। चट कहने के साथ ही हल्के हाथ की जोरदार चपत लगी उसकी टाँट पर। नहीं भाई मेरे, वो दहाड़े मारकर रो उठा।
मेरा कोई कारनामा वारनामा नहीं है, ना ही मैं कोई वैज्ञानिक हूँ। दांतों का डॉक्टर हूँ मैं, वांग ची नाम है मेरा। अपने इलाके में सबसे सस्ता दांतों का डॉक्टर मैं ही हूँ। विज्ञान से तो मेरा दूर दराज का नाता नहीं है। मुझ पर रहम कर खुदा के वास्ते। चुप साले, शोलापुर को शमशान बना दिया और अब जब साले फंस गया तो विज्ञान भूल गया। दांतों का डॉक्टर बन बैठा है। ले कुत्ते के बीज, तूने दांतों का जिक्र किया है तो ले, तेरी बत्तीसी भी खड़काता हूँ मैं। कहने के साथ ही कमलप्रीत ने उसके मुंह में घुसा जड़ दिया, किंतु अगले ही पल वो कहराते हुए अपना दायां हाथ झटकने लगा। अबे मुंह में बत्तीसी है या चीन की दीवार? उफ, मेरा हाथ। ही करके हंसा वो गंजा। हंसते हुए बोला, मेरी अपनी ही बनाई बत्तीसी फिट है मेरे जबड़े में। गारंटी के साथ काम करता हूँ मैं। एक नहीं 10 घूसों में भी मेरी बत्तीसी हिला दोगे तो 10 रुपये इनाम में दूंगा। अबे हरामी चुप, मुझे अपना हाथ नहीं तुड़वाना 10 रुपये के लिए। 10 के नोट की बत्ती बनाकर डाल लेना अपने। 20, चलो 20 दूंगा, कोशिश करो। तेरी चमर चोटी के टाँट पर फिर से चपत जड़ी कमलप्रीत ने। साथ ही कहा, मुझे 20 भी नहीं चाहिए, 1000 भी नहीं चाहिए, मैं तो तेरी टाँट पर ही तबला बजाऊंगा। भगवान करे तेरा हाथ टूट जाए, लकवा मार जाए तेरे पूरे शरीर को। इतना जुल्म, ऐसी अंधेर तो पुराने ज़माने में क्रूर से क्रूर शासक भी नहीं करते थे। मेरे भाई, सूखी टीप जड़े जा रहा है, थोड़ा थूक वगैरह लगा ले, कर ले अपनी मनमानी। देख लेना मेरी बद्दुआ लगेगी ज़रूर तुझे। साले हरामी। यार कमल, तभी कार ड्राइव करते हुए कुलप्रीत ने उसे टोका। अब तू कार चला। ये चाहता है कि थूक लगाकर चट चट की जाए, तो मैं इसकी ये तमन्ना पूरी करना चाहता हूँ। खुजली मेरे हाथों में भी हो रही है। चल लगा किनारे गाड़ी। तू भी क्या याद करेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था। धन्यवाद। कुलप्रीत ने वैगनार को किनारे करके रोका। स्थान बदला दोनों ने। कमलप्रीत ने कार आगे बढ़ाई तो कुलप्रीत ने उसका काम संभाला, लेकिन साथ ही उसने उस गंजे की फरियाद को भी ध्यान में रखा। हथेली पर थूक थूक कर चपत लगानी शुरू की उसने। गंजा रोते हुए बोला, ठीक है भाई, पहले से तो राहत है, भगवान तुम्हारा भला करे। उसके बाद जैसे ही उनकी वैगनार ने आईटी चौराहा क्रॉस किया, एकाएक कमलप्रीत चौंक उठा। एक जैन ने पहले तो साइड के लिए लंबा हॉर्न दिया था, और जैसे ही कमलप्रीत ने उसे साइड दी, जैन बराबर में आई और लगातार उसे किनारे की तरफ दबाने की कोशिश करने लगी। कमलप्रीत ने एक नज़र जैन के ड्राइवर की ओर देखा। जैन ड्राइव फन्ने खां युवती कर रही थी। ये देखकर उसके मुंह से निकलने वाली गाली ने अपना इरादा बदल लिया। गाली की जगह हड़बड़ाहट निकली। अरे मैडम, ये क्या कर रही हो? लेकिन तब तक वो जैन चालक हसीना उसकी वैगनार को इतना किनारे ले आई थी कि अगले ही पल उसने जैन की स्पीड को थोड़ा बढ़ाया। जैन को वैगनार के आगे लाकर तिरछी करके रोक दिया। वैगनार को रोकने के लिए कमलप्रीत को ब्रेक पैडल पर खड़ा हो जाना पड़ा। उस पर भी रुकते रुकते वैगनार की दोनों हेडलाइट्स शहीदी को प्राप्त हो चुकी थीं। ये क्या कमल? गंजे से उलझा कुलप्रीत हड़बड़ा उठा। इस गंजू ने कार के अंदर बैठे बैठे ही अपना नया कारनामा कर दिखाया क्या? लखनऊ में भी भूकंप आ गया? अबे यार, ये भूकंप इस गंजे का लाया नहीं है। माथे का पसीना पोंछा कमल ने। तो फिर ये भूकंप खुद भूकंप ही लेकर आया है। क्या बकता है यार? सरल शब्दों में बोल, क्या कहना चाहता है? ये मुझसे सुनना। तब तक वो हसीना जैन से उतरकर उन दोनों के सिर पर सवार थी। एक झटके से वैगनार का दरवाज़ा खोलते हुए वो गुर्राई, वो पहले तुम दोनों नीचे उतरो। कुलप्रीत और कमलप्रीत अवाक ही तो रह गए उस सुंदरी को देखकर, जबकि सुंदरी की निगाहें कार के अंदर किसी को तलाश रही थीं। और तभी कुलप्रीत और कमलप्रीत के मुंह से खुशी भरी किलकारी निकली। एक साथ ही दोनों के मुंह से निकला, रीमा जी आप? हल्के से चौंकी तो ज़रूर थी वो, लेकिन तुरंत ही स्थिति को नियंत्रण में करते हुए उसने बारी बारी दोनों युवकों की ओर देखा और पहचान भी गई। पहचानते ही चहक उठी। अरे मेरे नन्हे मुन्ने लड्डू गोपालों, तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा कन्फ्यूजिया गई हूँ मैं। मुझे खबर मिली है कि होटल में तानसी देखा गया था। बाद में एकाएक ही तानसी होटल से भागा तो 2 युवकों ने उस पर काबू पाकर उसे वैगनार में डाला और होटल से भाग लिए। बिल्कुल सही सुना है आपने रीमा जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कमलप्रीत ने अपना सीना चौड़ाते हुए कहा, हम दोनों ने तानसी को काबू किया है। उसे काबू किया जिसे परसों रात सैकड़ों पुलिस के जवान और पीएसी के जवान मिलकर भी काबू नहीं कर सके थे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है रीमा जी, कुलप्रीत ने अपने साथी को कैच आउट करते हुए कहा। हमने वो कारनामा किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मार मार कर पिलपिला दिया है हमने उस शख्स को जिसने पूरे देश की नींद उड़ा रखी थी। वाकई प्यारों, बहुत बड़ी तोप चलाई है तुम दोनों ने।
तुम्हारे इस कारनामे के लिए देश हमेशा तुम दोनों को याद रखेगा। और इनाम? वो भी तो बिल्कुल मेरे डालडा जवानों, तानसी पर रखा इनाम तुम्हारा ही होगा। अब ज़रा पहले मुझे इस हरामी के दर्शन तो कर लेने दो। कैसे सुअर टांगों में मुंह छुपाए रो रहा है, जैसे माँ मर गई हो, वो भी अभी अभी। माँ के मरने पर मेरा एक भी आंसू नहीं निकलना था, वो अर्थनाद सा करता हुआ बोला। इन दोनों ने चपत मार मार करके मेरी टाँट टमाटर की तरह पिला कर रख दी, उसी को रो रहा हूँ मैं। इन दोनों ने तो बहुत रियायत की है तुम पर कुत्ते। गुर्राते हुए रीमा ने उसकी टाँट पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। इनकी चपत पर रो रहा है? मैंने ये 2.5 इंच ऊंची व्हील वाले सैंडल पहन रखे हैं। आज तो बरसात की तरह तेरी टाँट पे बरसेंगे तो सोच क्या हाल होएला तेरा। नहीं नहीं, पैर पकड़ लिए उसने रीमा के। रहम मेरी माँ, मेरी बहन, तुम्हें तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों की कसम, सैंडल मत मारना। हाथों में खुजली हो रही हो तो 2-4 तुम भी चढ़ लो, आज का दिन ही बुरा चढ़ा था। रीमा भारती ने कॉलर पकड़कर उसे वैगनार से बाहर खींचा। आंसुओं से भरा चेहरा रीमा के सामने आया तो आंखें सिकुड़कर छोटी होती चली गईं उसकी। क्षण भीतर ही माथे पर असंख्य बल नजर आने लगे थे उसके। अच्छा देवी, गंजा कांपते लहजे में कह उठा। 2-4 में मन नहीं भरता तो 4-6 मार लो, 12-14 मार लो, लेकिन सैंडल पाँव से नहीं उतारना। मेरी बीवी इस टाँट पर रोज़ बिना नागा के 100 पप्पियाँ लेती है। उसे महक मिल गई कि टाँट पर सैंडल बरसे हैं तो थूकेगी भी नहीं। प्लीज़ देवी। कौन हो तुम? अल्पक उसकी आंखों में झांकते हुए रीमा ने सवाल किया। वांगची नाम है मेरा। इंदिरा नगर के C ब्लॉक में मेरा अपना दांतों का क्लिनिक है। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर माना जाता हूँ मैं दांतों का उधर। कभी दांत उखड़वाना या बनवाना हो तो C ब्लॉक में किसी से भी मेरे क्लिनिक का पता पूछ लेना। खासकर 60 साल से ऊपर के उस C ब्लॉक में किसी के मुंह में भी बत्तीसी देखो तो उसी से पूछना, वो क्लिनिक तक पहुंचाने आएगा। देवी झूठ बोल रहा है साला, कुलप्रीत चिल्ला उठा। तानसी ही है ये। आप ही देखो रीमा जी, मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। वही शक्ल, वैसे ही टाटा स्टील की तरह चमचम करती टाँट, कार एक्सीडेंट में ठुकी जान पड़ती पिचकी हुई नाक, ज़मीन में धंसा जा रहा कद। गलत कह रहा हूँ मैं? गलत फहमी है भाई तुम्हें, गंजे ने अपनी टाँट सहलाते हुए शांत लहजे में कहा। हम सब 125 करोड़ चीनियों का लगभग यही कद है। नाक भी ऐसी ही मिलेगी सबकी, शक्लों में भी समानता है। हाँ, टाँट मेरी ज़रूर उसी कमीने जैसी दिखती है। बेड़ा घर को उस कमीने की टाँट का, उसकी टाँट ने ही मुझे फंसाया है। झूठ मत बोल कुत्ते, कमलप्रीत ने दांत पीसे। 70 लाख का इनाम मिलने वाला है हमें और तू तानसी होने से ही मुकर रहा है। कमीने, तेरे इस सफ़ेद झूठ पर तेरे मुंह में सांप डसेंगे। हाँ, वो भी कोबरा जैसे जहरीले। कुलप्रीत ने अपने साथी के सुर में सुर मिलाया। हे भगवान बुद्ध, अब तू ही इन्हें ज्ञान दे। ये दोनों तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा वांगची, इन दोनों को गलत फहमी हुई है। सिगरेट को गुलाबी अधरों में फंसाते हुए रीमा ने शांत लहजे में कहा। दरअसल तुम्हारी शक्ल काफ़ी हद तक उस शैतान से मिलती है जिसका नाम तानसी है, इसीलिए तुमको ये तकलीफ़ सहनी पड़ी है। सिगरेट को लौ दिखाई रीमा ने। तो क्या आप मानती हैं कि मैं तानसी नहीं वांगची हूँ? धड़कते दिल से वांगची ने रीमा भारती की ओर देखा। पक्की तौर पर। सिगरेट का कश लेने के बाद आसमान की ओर मुंह उठाकर धुआं उगलने के बाद रीमा ने कहा, मेरा तानसी से आमना सामना हो चुका है। मैं उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ, तुम वो नहीं हो। धन्यवाद देवी। पैर पकड़ लिए फिर से वांगची ने रीमा भारती के। तुम्हारे बच्चे जिए, सदा सुहागन रहो तुम। जो यकीन तुम्हें है वैसा ही यकीन अपने इन बच्चों को भी दिलाओ। अबे ये मेरे बच्चे नहीं हैं, साले अकल के अंधे। मैं तुझे इतनी बुढ़िया दिखाई देती हूँ जो जब ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम्हें देखकर मचल क्यों रहे हैं? इनको देखकर ऐसा ही लग रहा है। ठहर वांगची के बच्चे, रीमा ने दांत पीसे। मैं अभी सैंडल उतारती हूँ। नहीं रहम देवी, गलती लगी मुझे। मार मार कर इन दोनों ने मेरा भेजा सड़ा दिया है। माफ़ करना, मेरी बुद्धि ठिकाने से इधर उधर खिसक गई लगती है। अब मेरी भलाई के लिए मुझे इजाज़त दो। नहीं रीमा जी, कुलप्रीत ने प्रतिवाद करना चाहा। तभी रीमा ने हाथ के इशारे से उसे खामोश किया। वांगची की ओर देखते हुए बोली, जाओ प्यारे, मगर मेरी एक मार्के की सलाह मुफ्त में साथ लेते जाओ। वांगची ने गर्दन उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। जब तक तानसी पकड़ा नहीं जाता अपने घर में अपनी बीवी के पहलू में ही दुबके रहोगे तो सुखी रहोगे, अन्यथा तुम्हारी सूरत तुम्हें यमलोक पहुंचवा देगी। तो तुमने बिल्कुल ही माकूल सलाह दी है। घर जाकर मैं अपनी बीवी में कोई ऐसा बिल तलाश करूंगा जहां कुछ दिनों के लिए छुपा जा सके।
कहने के साथ ही वो मुंह उठाकर नाक की सीध में भागा। गया हाथ से 70 लाख। पीछे कमलप्रीत भरे हुए लहजे में बड़बड़ा उठा। मेरे नन्हे मुन्ने, रीमा ने उसे पुचकारते हुए कहा, तुम बहुत बड़े धोखे के शिकार थे और शुक्र मनाओ कि मेरे यहाँ पहुँचने पर तुम सस्ते छूटे, अन्यथा उस नकली तानसी को पुलिस के पास ले जाते और जब पुलिस को पता लगता कि वो तानसी नहीं वांगची है तो पुलिस को परेशान करने के लिए तुम्हारी वो डंडा परेड होती कि सिकाई के लिए कुछ दिन बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे रहना पड़ता तुम दोनों को। अरे रीमा जी, कुलप्रीत ने विषय बदलते हुए कहा, गोली मारिए उस तानसी फांसी को, हमें क्या। ये तो कमल का भेजा सटक गया था जो उससे पंगा ले बैठा। मुझे तो आपको यहाँ देखकर ही इतनी खुशी हो रही है जितनी 70 लाख मिलने पर भी ना होती। वाकई रीमा जी, मैं भी सरप्राइज़ हूँ आपको यहाँ देखकर, साथ ही थोड़ा आपसे नाराज़ भी। नाराज़गी की वजह? सदाबहार अंदाज में मुस्कुराई रीमा। आप हमारे शहर में हैं और आपने हमें खबर भी नहीं की। ये क्यों करती ये अपने यहाँ होने की खबर हमें? बीच में ब्रेक लगाया कमलप्रीत की ज़ुबान पर। अपनी कहने लगा कुलप्रीत, हम होते ही कौन हैं इनके। ऐसा मत कहो मेरे गुड्डों। भावुक हो उठी वो, जिसकी डिक्शनरी में भावुकता शब्द का नाम नहीं था। तुम्हारे शहर में मैं उसी तानसी नाम के दरिंदे के चक्कर में आई थी। कमबख्त ने नींद चैन सब कुछ तो छीन रखा है। सोते जागते उसी दरिंदे की मनहूस सूरत जहन में गर्दिश करती रहती है। ऐसे में जबकि मुझे खुद की सुध नहीं तो तत्काल गिला दूर हुआ उन दोनों का। पहले कुलप्रीत ने आग्रह किया, ठीक है रीमा जी, आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपके लिए पहले आपका फ़र्ज़, बाद में सब। लेकिन अब छोटी सी दरख्वास्त कबूल करनी होगी आपको, वरना हम दोनों यहीं धरने पर बैठते हैं। कमलप्रीत ने अपने साथी के शब्दों में अपने शब्द जोड़कर वाक्य पूरा किया।